अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है, कितनी टाइप्स होती है पर्सनैलिटी के, डिफरेंट लोगों ने पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताया, वो हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली ड्राइव कहाँ से हुई। बेसिकली एक लातिन वर्ड पर्सोना से जो है ये वर्ड जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो टर्म जो है वो ड्राइव हुई है। पर्सोना मीन जो है वो मास्क या जो है वो ड्रेस जो नॉर्मली जो है वो ग्रीक एक्टर जो है वो यूज़ करते थे वियर करने के लिए ड्यूरिंग प्लेइंग अ ड्रामा, ये किसी प्ले को परफॉर्म करने के लिए। आगे ये डिफरेंट व्यू बताए हुए पर्सनैलिटी के। जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते थे कि पर्सनैलिटी क्या है, द आइडियल ऑफ परसेप्शन, के आपका जो है वो परसेप्शन कैसी है और उसके अकॉर्डिंग टू आप खुद के अंदर जो है वो कितनी इन्हांसमेंट लेके आते हो, कितनी चेंज लेके आते हो, इंप्रूवमेंट लेके आते हो, उसको कहते हैं पर्सनैलिटी। सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थे वो ये कहते थे पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली ऑल ट्रेड्स की इंटीग्रेशन है, जो एक पर्सन की जो है वो रोल, उस स्टेटस को जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि सोसाइटी में इसका जो है वो रोल या स्टेटस क्या है। जबकि जो साइको एनालिटिकल अप्रोच थे वो कहते थे कि पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट का कंस्ट्रक्ट है, इन ईगो एंड सुपर ईगो, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। वे कैम्प ने जो है वो डिफाइन किया कि पर्सनैलिटी क्या है कि इंटीग्रेशन है ऑफ दो सिस्टम ऑफ हैबिट्स का, जो एक पर्सन की एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट जो है वो शो करते हैं। यानी वो सारी हैबिट्स की को जो कंबाइन करें, जो शो करते हैं कि पर्सन कितने अच्छे तरीके से खुद को एनवायरनमेंट में जो है वो एडजस्ट कर सकता है, उसको आप कहते हो पर्सनैलिटी। बोरिंग ने भी सेम ये बात की कि उसने कहा कि जो एक इंडिविजुअल की टिपिकल या कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट होती है एनवायरनमेंट से, उसे आप कहते हो पर्सनैलिटी। फिर ये नेक्स्ट जो है वो एक और डेफिनेशन बताई हुई पर्सनैलिटी की कि पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज एन इनग्रेन एंडोरिंग पैटर्न ऑफ बिहेविंग, कि वो सारी जो है वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर या वो सारी कैरेक्टरिस्टिक, वो ट्रेन जो पर्सन के अंदर जो है वो इनबोर्न होती हैं, वो उसकी जो है वो पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन करती है। इसके अंदर उसकी परसेप्शन, एटीट्यूड एंड इमोशन आता है कि इन पैरामीटर के लिहाज से वो किस तरीके से खुद को जो है वो रिलेट करता है दूसरों के साथ या एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो इसमें जो है वो पर्सनैलिटी को बताया गया कि पर्सनैलिटी में बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो आपकी इनग्रेन होती हैं, यानी इनबोर्न होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूट और पर्सनैलिटी बताएंगे। पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जो एक पर्सन के बिहेवियर को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले फिजिक आ जाता है कि फिजिक एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आपकी फिजिक जैसी होगी वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो ओपिनियन देगी कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। इनमें जो है वो शेल्डन टाइप थे, इन्होंने 3 तरह की जो है वो पर्सनैलिटी की टाइप्स बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। एक को एंडोमॉर्फ का नाम दिया था, दूसरे को मीजोमॉर्फ का, एंड थर्ड को जो है वो एक्टोमॉर्फ को। उसने कहा वो लोग जो चब्बी होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जिनके विसल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, जैसे चेस्ट वगैरह ज़्यादा हैवी होती है, वो लोग जो है वो उसको उन्होंने नाम दिया था एंडोमॉर्फ का। उन्होंने कहा था कि इस तरह के लोग ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, सोशल ज़्यादा होते हैं, टॉलरेंट ज़्यादा होते हैं, कंफर्ट लविंग ज़्यादा होते हैं, पीस लव जो है वो ज़्यादा होते हैं, पीसफुल होते हैं। जबकि मीजोमॉर्फ ने देखा वो लोग जो मस्कुलर होते हैं, चब्बी नहीं होते लेकिन मस्कुलर होते हैं, उसको उसने मीजोमॉर्फ का नाम दिया। उस तरह के लोगों का उसने कहा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो इस तरह के लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अदर्टिव होते हैं। अदर्टिव मीन कि उनको अपनी बात, अपना मैसेज कम्युनिकेट करना एक ऑनेस्ट वे में, एक डायरेक्ट वे में दूसरों को जो है वो आता है। विग्रेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कम्बेटिव होते हैं, तो एग्रेसिव जो है वो हो सकते हैं। फिर उसने कहा वो लोग जो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, उसको उसने कहा था कि उस पर्सनैलिटी को उन्होंने नाम दिया था एक्टोमॉर्फ को। उसने कहा था कि लोग जो है वो ज़्यादा क्वाइट होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, मीन वीक होते हैं, रीस्ट्रेन रिजर्व ज़्यादा रहते हैं, नॉन असर्टिव होते हैं और दूसरे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में ट्रेड्स दिखाए। ट्रेड्स आपकी बेसिकली बिहेवियरल पैटर्न होते हैं या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या आपकी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि जैसे आपके अंदर ट्रेड्स होंगी, जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसके अकॉर्डिंग टू वैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है। फिर हैबिट्स ने कहा था कि वो आते हैं, इसमें आपका लर्न बिहेवियर आता है कि हम क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, आपकी हैबिट्स क्या थी, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन करती है। हेरिडिटी, जनरेशन टू जनरेशन आपके अंदर जो है वो क्या हेरिडिटी मटीरियल ट्रांसफर हुआ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्स्टिट्यूट है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन करेगा। जैसे अगर पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, या पेरेंट्स जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी, उनकी भी पर्सनैलिटी में वो चीज़ या वो एलिमेंट जो है वो देखा जाएगा। इमोशनैलिटी, आपकी इमोशंस क्या है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन करती है, आपकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करती है। इन्वायरमेंट कैसी है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो एक शेप देती है, आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो फॉर्म करती है। अच्छी इन्वायरमेंट में जैसे आपका उठना बैठना होगा तो आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ उसका रिफ्लेक्ट जो है वो नज़र आएगा। एटीट्यूड एक बेसिकली मेंटल प्री डिस्पोजिशन होती है कि आप एक पर्सन की कि वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर वे में जो है वो किस तरीके से जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट करता है। आपके जैसे एटीट्यूड होंगे वो भी आपकी पर्सनैलिटी, जैसे जो
जो लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पूरी उम्मीद होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में भी आपको वैसी जो है वो एक होप और एक वैसी जो है वो ब्राइटनेस और एक जो है वो चीज़ नज़र आती है। नेक्स्ट इसमें जो है वो आ जाता है थ्योरीज ऑफ ब्रेन। डिफरेंट लोग ने अपनी अपनी यहाँ से थ्योरी बताई। सबसे पहले साइकोएनालिटिकल थ्योरी की बात कर लेते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसने अपनी थ्योरी में मेन 3 चीज़ें बताई थी। एक उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बताया था, सेकंड डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी और डेवलपमेंटल स्टेजेस को। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में इसने जो है इड ईगो सुपर ईगो की जो है वो बात की थी। उसने कहा कि इड हमारा वो आ जाता है जो प्लेजर सीकिंग पार्ट आ जाता है। प्लेजर सीकिंग चाइल्डिश बिहेवियर आता है। हर पर्सन के अंदर कुछ बेसिक इनेट डिज़ायर्स होती हैं जिसको जो इसकी वजह से उसको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। या जैसे आपकी जो है वो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर या आपका एग्रेशन, ये सेक्शुअल इम्पल्सिव, ये सारी आपकी बेसिक इनेट डिज़ायर्स हैं जिसको उसने कहा था नाम। यानी एक पर्सन के अंदर जो बचकाना हरकतें होती हैं, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होता है, वो इड आ जाता है। सेकंड उसने सुपर ईगो का जिक्र किया कि इसमें मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ या कॉन्सेप्ट आता है। ये पेरेंटिंग या सोशल एक्सपेक्टेशन आती है कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या अखलाकियात आपको क्या कहती है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, वो आपकी एक पर्सनैलिटी का कॉम्पोनेंट है। फिर उसने एक थर्ड कंपोनेंट की बात की, ईगो। उसने कहा कि जहाँ आपका इड कहता है ये काम को, लेकिन सुपर ईगो कहती है काम ना को, तो वहाँ उन दोनों को बैलेंस में कौन रखता है, वो रखता है एक थर्ड कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी को, जिसको उसने नाम दिया था ईगो। उसने कहा था कि ईगो जो है वो बैलेंसिंग या मीडिएटिंग फोर्स है। इडो सुपर ईगो को, जो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो या आपकी जो मोर जो है ये मिच्योर या अडॉप्टिव बिहेवियर जो है वो उसको फॉर्म करने में ईगो जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। उसने कहा था एक पर्सन को एंजाइटी तब होती है जब वो ईगो अटैम्प्ट करने की कोशिश करती है कि वो जो इड और सुपर ईगो के दिमाग जब बैलेंस करने की कोशिश करती है, तो बेसिकली अगर तो वो उसमें सक्सेसफुल हो जाए तो स्ट्रेस खत्म हो जाती है। अगर स्ट्रेसफुल ना हो तो पर्सन को जो है वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जो है वो रहती है। नेक्स्ट इसमें जो है वो उसने एक और टर्म यूज़ की थी, लिबिडो, अपनी थ्योरी में। ये बेसिकली पार्ट ऑफ एड ही है। इसने कहा था कि फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है जो बेसिकली आती है ड्राइव से या इंस्टिंक्ट है जो दैट डायरेक्ट देयर बिहेवियर, एक जो एक पर्सन के बिहेवियर को जो है वो डायरेक्ट करता है। इसने कहा था, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि बेसिकली इट का एक पार्ट है और एक ड्राइविंग फोर्स है जो उसको जो है वो डिफरेंट बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए जो है वो फोर्स करती है या प्रोपेल करती है। फिर इसके बाद फ्रॉइड ने जो है वो इंस्टिंक्ट का टाइप की बात की। इसने 2 तरह की इंस्टिंक्ट का जिक्र किया था अपनी थ्योरी में। उसने कहा था एक इरोद होता है और एक होता है थैनाटोद। इरोद में उसने कहा था कि वो इंस्टिंक्ट है जो एक पर्सन को मोटिवेट करती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, जैसे हंगर, थर्स्ट या ब्रीदिंग वगैरह। थैनाटोद में उसने कहा था ये वो इंस्टिंक्ट है जो पर्सन को कहती है कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर ले, खुद को हार्म पहुंचा ले, जो है वो खुद को अपनी इस ज़िंदगी की मुश्किलात से, टेंशनों से जो है वो आज़ाद कर ले। फिर नेक्स्ट इसमें जो है ये इंस्टिंक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकते हैं, इरोद और थैनाटोद वगैरह। फिर ये जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट में आता है जो रहता है प्रोक्रिएशन, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, सोशल कोऑपरेशन, सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें जो आपको ज़िंदा रहने के लिए इनकरेज करती हैं। जबकि दूसरी तरफ एग्रेशन, रिस्की बिहेवियर या रिलीविंग ट्रॉमा, ये वो चीज़ें जो आपको जो है जो आपकी डेथ इंस्टिंक्ट में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट फ्रॉइड ने जो है वो ये कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस का जिक्र किया, ओरल स्टेज, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। ने कहा था कि हर इंडिविजुअल जो है इन 5 स्टेजेस से जो है वो गुजरता है। सबसे पहले स्टेज में उसने कहा था कि स्टेज में जो माउथ होता है वो बेसिकली मेन प्लेजर जोन होता है। बच्चे को जो है वो खुशी या तस्कीन मिलती है सकिंग से या बाइटिंग से। इसमें कहा कि पर्सन के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप होती है, सकिंग और दूसरी बाइटिंग। फिर नेक्स्ट आती है एनल स्टेज। इसमें जो है वो फ्रॉइड ने कहा कि जो मेन प्लेजर जोन होता है बच्चे का वो माउथ से जो है वो एनएस पे शिफ्ट होता है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग या लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट एक स्किल है इस स्टेज में। फैलिक स्टेज में जो है वो फ्रॉइड ने कहा कि इसमें जो प्लेजर जोन है वो शिफ्ट हो जाता है एनएस से जो है वो सेक्स ऑर्गन की तरफ। बच्चे को जो है वो अपनी सेक्सुअल इम्पल्स को कंट्रोल करना जो है वो इसमें जो है वो सीखता है, लर्न करता है। इस स्टेज में बेसिकली जो है वो फ्रॉइड ने 2 तरह के कॉम्प्लेक्स की बात की, एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा एलेक्टा कॉम्प्लेक्स। ने कहा था जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो बॉयज़ में होता है, जिसमें जो है वो उनकी सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है टूवर्ड देयर मदर। जबकि एलेक्टा कॉम्प्लेक्स जो उसने कहा है गर्ल्स में होता है, जिसमें उनकी अट्रैक्शन होती है टूवर्ड देयर फादर। और अदर फिर में ने नेक्स्ट कहा कि बॉय जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर मॉडल करते हैं अपने फादर को, जबकि गर्ल ज़्यादा मॉडल करती हैं अपनी मदर्स को फॉर नेक्स्ट कमिंग लाइफ में, या किस तरीके से उन्होंने जो है वो सोसाइटी में मूव करना है या बिहेव करना है। फिर उसके बाद 4th स्टेज का जिक्र किया, लेटेंसी स्टेज। इसमें फ्रॉइड ने कहा कि प्लेजर जोन जो वो शिफ्ट हो जाता है सेंस ऑर्गन पे, और चिल्ड्रन जो है वो टेंड टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। उनको क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है डिफरेंट चीज़ों को, अपने सेंस ऑर्गन को, यानी विजन की, हेयरिंग की, इन सारी सेंसेस को यूज़ करके बच्चा जो पर्सन जो है वो इस चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। सेक्सुअल इम्पल्सेस जो है वो इसमें रिप्रेस हो जाती हैं।
बच्चे होता है। फिर लास्ट स्टेज आ जाता है जेनिटल स्टेज। इसमें जो है वो अगेन सेक्स ऑर्गन जो है वो अगेन जो है वो प्लेयर जोन हो जाते हैं। ऑपोजिट जो जेंडर अट्रैक्शन है उसमें डोमिनेंट हो जाता है। और इसमें नेक्स्ट फिर पर्सन जो है वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है। यू अपनी जो है वो एक फैमिली जो है वो नेक्स्ट जो है वो फैमिली जो है वो एक डेवलप होती है उसकी, और एक होता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो है वो डायनामिक पर्सनालिटी का फ्रॉइड ने जो है वो डायनामिक और पर्सनालिटी में जो है वो बेसिकली 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र किया। इसमें फ्रॉइड ने जो है वो लेवल के 3 माइंड बताए थे, एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस एंड थर्ड जो है वो अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में फ्रॉइड ने इसमें जिक्र किया गया कि वो सारी चीज़ें जिनसे हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, यानी इस टाइम हम कहाँ हैं वो आपका आता है कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। सब कॉन्शियस जिसमें जो है वो आपका स्टोर हाउस या आप मेमरी कह लो, जिसमें इंफॉर्मेशन को जो है वो आप स्टोर करते होते हो, लेकिन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट उसमें चाहिए नहीं, थोड़ा आप एफर्ट करते हो तो इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्शियसनेस में आती है। जैसे आपने सुबह में क्या खाया है, हो सकता है आपको उस टाइम फ़ौरन याद ना हो, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट करो तो आपको इजीली रिकॉल हो जाता है कि आपने मॉर्निंग में क्या खाया। तो वो चीज़ें या वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हुई है आपकी सबकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस में अपनी थ्योरी में कहा कि अनकॉन्शियस जो है वो एक बेसिकली डार्क रूम है जिसमें कुछ नज़र नहीं आता। इसमें आपके फियर, डिज़ायर, इम्पल्सिव एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो डायरेक्ट पर्सन से अवेयर नहीं होता, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में या आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करने में इनका एक इम्पोर्टेंट जो है वो हैंड होता है। फिर इसने जो है वो फ्रॉइड एक टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड दिया जिसमें से 3 लेवल ऑफ माइंड का जिक्र किया जिनकी हमने पीछे बात की। फिर इसमें फ्रॉइड ने जो 3 लेवल ऑफ माइंड है इनको बेसिकली एक आइसबर्ग की एग्जांपल से जो है वो से जो है वो आइसबर्ग की एग्जांपल इसमें जो है उसने यूज़ किया और उसके थ्रू जो उसने 3 लेवल ऑफ माइंड जो है वो उसको एक्सप्लेन किया। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें बताया गया कि जो आपको ये ऊपर नज़र आए ये सारा आपका कॉन्शियस माइंड है, जो थोड़ी सी नीचे है वो प्री या सब कॉन्शियस है, और वो चीज़ वो आइस जो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। फिर थ्योरी में जो है एक स्ट्रक्चर मॉडल का जिक्र किया जिसमें फ्रॉइड ने कहा कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है जो है वो उसमें जो है वो बेसिकली जो है वो उसमें या ह्यूमन जो साइकी है उसके अंदर जो है वो 3 पार्ट आता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जैसे कि पीछे बात की। लेकिन इस मॉडल को जिसमें उसने ये जो है वो साइकी के 3 कंपोनेंट बताए थे उसको उसने स्ट्रक्चर मॉडल का नाम जो है वो दिया। इसने अपने इस मॉडल में कहा कि इट जो है वो इंटायरली अनकॉन्शियस आपका आ जाता है, यानी रिगार्डेड एज इंटायरली अनकॉन्शियस। इसमें आपकी जितनी भी डिज़ायर्स होते हैं, इंस्टिंक्ट रहते हैं, वो सारे आपका अनकॉन्शियस में होती हैं। जबकि ईगो, सुपर ईगोस में जो है वो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, इन तीनों के एस्पेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपको जो है वो ईगो दिखाया हो। सबसे पहले ऊपर ये आपके पास कॉन्शियस, फिर ये नीचे सब कॉन्शियस एंड ये अनकॉन्शियस। आप ये देख सकते हो इसमें ईगो, सुपर ईगो को जो है वो दिखाया हुआ है और अनकॉन्शियस में जो है वो इड को जो है वो दिखाया हुआ है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आते हैं कार्ल जंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी की जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ईगो और दूसरे जो है वो अनकॉन्शियसनेस के 2 टाइप्स। उसने कहा था कि ईगो जो है ये रैशनल या लार्जली कॉन्शियस सिस्टम है आपकी पर्सनैलिटी का, जो आपको जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे ये बेस होता है, ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और जो है आपका अनकॉन्शियस है वो बेसिकली ईगो का ये जो पार्ट है ईगो, इसका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ या वाइटैलिटी है जो है वो। अनकॉन्शियस जो है वो उसने कहा था कि एट द ईगो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ या वाइटैलिटी। इनने अनकॉन्शियस की जो है वो 2 टाइप्स बताई थी, एक पर्सनल अनकॉन्शियस और दूसरी कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उसने कहा था कि वो चीज़ें जो आपके कॉन्शियसनेस से आपके अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में एक्सेस हो सकती हैं, जिन तक आपकी एक्सेस पॉसिबल है, उसको उसने पर्सनल अनकॉन्शियस का नाम दिया था। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जिन तक आपकी एक्सेस पॉसिबल नहीं है उसको उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया था। पर्सनल अनकॉन्शियस में जो है वो जोंग टाइम ने जिक्र किया कि जितने भी आपके रिप्रेस थॉट्स हैं, फॉरगेटन एक्सपीरियंसेस हैं या अनडेवलप आइडियाज़ हैं जो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, वो सारे आपके जो पर्सनल अनकॉन्शियस का हिस्सा है और जिसको आप जो है वो थोड़ी एफर्ट करके या आप उसको जो है वो चीज़ों को अपने कॉन्शियसनेस तक एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। जैसे या कोई आपका इंसिडेंट होता है तो वो उसको जो है वो रिकॉल कर सकता है। जबकि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कहा कि इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं, जो आपके बिहेवियर पे, आपके एटीट्यूड पे, आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है, लेकिन आप उस पर अवेयर नहीं होते हो। इसमें वो आपकी सारी मेमोरीज या बिहेवियर पैटर्न जो है वो आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि आपकी जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं या इन्फॉर्मेशन होती हैं बेसिकली वो अफेक्ट करती हैं आप पे कि आप किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हो या किस तरीके से उनसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो वो जो इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है आपके अंदर चीज़ों को परसीव करने की या रिस्पॉन्ड की, उसको उसने नाम दिया था आर्ची टाइप का। उसने कहा था कि इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो शेप देने को। 4 टाइप के आर्ची टाइप्स का जो है वो जोंग साहिब ने अपनी थ्योरी
पर्सनालिटी में जिक्र किया, एक पर्सोना, दूसरा शैडो, एनिमा, एनिमस एंड सेल्फ। पर्सोना में उसने कहा कि वो हमारा पब्लिक सेल्फ, एक मास्क होता है जो हमने वियर किया होता है, जिससे हम खुद को जो है वो दूसरों के सामने जो है वो शो करते हैं कि हम ये हैं, वो ये हैं। शैडो में उसने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी के दो पार्ट होते हैं, एक डार्क पार्ट होता है और एक लाइट पार्ट होता है। लाइट पार्ट जो हम सबको बताना चाहते हैं, डार्क पार्ट वो आता है जो हम लोगों से हाइड करके रखते हैं, वो हमको नहीं बताते, इसमें हमारी इमोरल्स होता है, ये हम बताना नहीं चाहते, हम शो जो है वो दूसरों को नहीं करते। डार्कर सेल्फ में हमारे इमोरल, पैशनेट या अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स या एक्टिविटीज़ जो है वो हो सकती हैं। फिर एनिमा और जो एनिमस में इसने कहा कि इसमें कहा कि हर पर्सन के अंदर जो है वो कहा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अपोजिट सेक्स की, जिसको जो है अपोजिट जेंडर की, जिसको उसने जो है वो एनिमा एनिमस का नाम दिया। उसने कहा कि जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेल को, उसको उसने एनिमा का नाम दिया, और जो मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फीमेल में, उसको उसने एनिमस का जो है वो नाम दिया। ऐसे मेल के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो फीमेल्स वाली होंगी, वो उससे बज़ाहिर अवेयर नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरा उसकी जो है वो पर्सनैलिटी में वो चीज़ों को नोट डाउन कर सकता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर कुछ मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो कोई दूसरा उसके अंदर जो है वो नोट डाउन कर सकता है, उसको उसने नाम दिया था एनिमल्स का। फिर सेल्फ ने तो कहा कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ची टाइप है कि आप जो है वो किस तरीके से आपने अपना पर्सोना क्या रखना है, शेडो क्या रखना है, एनिमा या एनिमस, उस लिहाज से जो आपको अवेयरनेस है, या आपके जितने भी अनकॉन्शियस के बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं उसको आप किस तरीके से बैलेंस करते हो, इंटीग्रेट करते हो, वो आपका ये आर्ची टाइप करता है सेल्फ, जो आपकी पर्सनैलिटी को एक यूनिटी देता है, एक स्टेबिलिटी देता है कि आप या आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपनी पोटेंशियल को जो है वो डिटरमाइन कर सको। तो ये जोंग ने 4 टाइप्स जो है वो आर्ची टाइप्स का जिक्र किया। याद है कि आर्ची टाइप जो है वो आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में एग्जिस्ट करते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, सेल्फ दिखाया हुआ है, ये पर्सनल अनकॉन्शियस, उससे पर्सनल अनकॉन्शियस, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये आपका कॉन्शियसनेस आ जाता है। आपके लोगों के सामने जो है वो पर्सोना क्या होता है उससे आप अवेयर होते हो। शैडो में आ जाता है कि आपको जो है वो उसमें आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में वो आता है, इसमें आपका एनिमा और एनिमस जो है वो आपके जो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो जोंग साहिब ने जो है वो आगे आप डायग्राम से जो है वो देख सकते हो, ये शैडो दिखाया हुआ है, ये एनिमा एनिमस, ये पर्सोना और ये सेल्फ दिखाया। फिर आगे नेक्स्ट 4 जो है वो जोंग ने अपनी थ्योरी में जो है वो 4 बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन का जिक्र किया। पर्सनैलिटी में देखें थिंकिंग वर्सेस फीलिंग एंड जजिंग वर्सेस जो है वो परसीविंग। अपनी थ्योरी में जो है वो इसने जो अपनी थ्योरी में कहा कि बहुत सारे जो मोस्ट पीपल जो है वो उसके अंदर जो है वो ये सारे साइकोलॉजिकल जो है वो फंक्शन होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूशन, लेकिन इनकी डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है। नहीं कोई एक डोमिनेंट होगा और दूसरे जो है वो सबमिसिव होगा। उसने कहा कि जो थिंकिंग पर्सन होते हैं वो ज़्यादा रैशनली होते हैं, रैशनल ज़्यादा होते हैं, लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते हैं। जबकि जो फीलिंग वाले पर्सन वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो सेंसिटिव ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है वो होते हैं, एंड हैव अ बैलेंस जो है वो सेंस ऑफ वैल्यूज़ होता है। ये एक्ट जो है वो करते हैं जो है वो टैक्टफुली, यानी उनकी जो सेंसेशन के लिहाज से जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उस चीज़ पे जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो ज़्यादा बिहेव करते हैं। जबकि जो सेंसिंग टाइप है वो ज़्यादातर रिलाई करते हैं सरफेस परसेप्शन पे, यानी वो अपनी सेंसेस को जो है वो यूज़ करके जो है वो करते हैं। जो डीप जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग है या इमेजिनेशन है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते। जो जैसे भी विजन की सेंस या हेयरिंग की सेंस जो कुछ टाइम सुना उसकी बेस पे जो है वो रिएक्ट करते हैं। जो आपकी जो इंट्यूटिव टाइप होते हैं वो ज़्यादा अपनी सिक्स सेंस को यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं या अपने जो है वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। जोंग ने फर्दर जो है वो जो है वो पर्सनैलिटी को डिवाइड किया या इंडिविजुअल को डिवाइड किया 2 तरह के लोग, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। देखा तो जो रैशनल इंडिविजुअल है वो ज़्यादा अपने एक्शन को रेगुलेट करते हैं बाय थिंकिंग एंड फीलिंग, जबकि जो इरेशनल इंडिविजुअल है वो ज़्यादातर अपने एक्शन को जो है वो बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन करते हैं, या जो है वो ये जो है वो अपनी सेंसेस को यूज़ करके भी जो है वो या थ्रू अनकॉन्शियस प्रोसेस यानी अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके भी जो है वो अपने एक्शन को जो है वो बेस कर सकते हैं या अपने डिसीजंस को जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं।
फिर फर्दर जोंग ने जो है वो दो तरह के एटीट्यूड बताए, एक इंट्रोवर्टेड और दूसरा एक्सट्रोवर्टेड। उसने कहा कि जो एक्सट्रोवर्टेड होता है ज़्यादा आउटगोइंग ज़्यादा होते हैं, सोशल ज़्यादा होते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ उनकी टेंशन जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो इंट्रोवर्टेड होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो सेल्फ में रहना पसंद करते हैं, दे हैव देयर ओन प्राइवेट जो है वो वर्ल्ड। जोंग ने अपनी थ्योरी में कहा कि हर इंसान के अंदर ये दोनों एटीट्यूड होते हैं, बस वेरी ये करता है कि किसी के अंदर कोई एक एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, दूसरा जो है वो सबमिसिव होगा। नेक्स्ट थ्योरी आपके पास आता है आइजेंक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आइजेंक ने जो है वो कहा कि ह्यूमन की जो पर्सनालिटी उसमें बेसिकली जो है वो उसमें थी, उसने जो है वो मेन डायमेंशन बताई ह्यूमन पर्सनालिटी की। उसने कहा कि इंसान की पर्सनालिटी की जो है वो ये तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है। एक उसने कहा कि इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिसिज्म, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, फिर साइकोटिज्म वर्सेस सेल्फ कोड। उसने कहा या तो पर्सन एक साइड पे होगा या दूसरी, यानी या तो इमोशनली स्टेबल होगा या इमोशनली जो है वो अनस्टेबल होगा। उसने कहा कि एक साइड पे वो लोग होते हैं जो पॉइस होते हैं, काम होते हैं, फुली उनकी पर्सनालिटी जो है वो कंपोज होती है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो ज़्यादा एंशियस होते हैं, नर्वस होते हैं और होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे एक्साइट ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, जो है स्टिमुलेट जो है वो जल्दी हो जाते हैं, टेंस जो है वो जल्दी हो जाते हैं। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन में उसने कहा एक तरफ लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो आउटवर्टेड ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, सोशली आउटगोइंग ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ जो है वो लोग जो है जो रिजर्व ज़्यादा होते हैं, साइलेंट ज़्यादा होते हैं या शाय जो है वो ज़्यादा होते हैं। फिर थर्ड जो डायमेंशन उसमें साइकोटिज्म की बात की, उसने कहा कि कुछ लोग जो है वो इनसेंसिटिव होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वार्म वेलकमिंग होते हैं, टेंडरनेस उनमें ज़्यादा होती है, वार्मनेस जो है वो ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो इसने अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी में जो है आ जाती है ऑलपोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ऑलपोर्ट थ्योरी ने जो है इसने बेसिकली जो इंडिविजुअल के अंदर यूनिकनेस है या जो उनके इंटरनल कॉग्निटिव या मोटिवेशनल प्रोसेस है उसमें बेसिकली उसने ज़्यादा एम्फोसाइज किया। तो उसने कहा था कि ये चीज़ें जो है वो एक इंसान के बिहेवियर को जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, हैबिट, स्किल, एटीट्यूड एंड ट्रेड्स, इन सारी चीज़ों का जो है वो जिक्र किया था कि ये इंपॉर्टेंट जो एक इंसान की जो है वो बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो अफेक्ट करती है। ऑलपोर्ट ने जो है वो पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था कि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम जो उसकी जो उनके एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर थॉट को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन उसने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी स्टेल नहीं होती, कीप ऑन चेंजिंग होती है, यानी अभी कुछ है कुछ टाइम के बाद जो है वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कुछ होती है। इस तरह उसने कहा कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो डिटरमाइन होती है एक मेंटल से और दूसरा फिजिकल सिस्टम, यानी उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी परसेप्शन थिंकिंग क्या है, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सेकंड में जो है वो फिजिकल सिस्टम में नहीं, आपके उसके ओवरऑल फिजियोलॉजिकल जो है वो जितने भी सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या उसकी जो फिजिक है ये इंसान की जो है वो पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन करती है। फिर नेक्स्ट ऑलपोर्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट है ट्रेड्स का। इन द ट्रेड्स को डिफाइन किया कि ट्रेड्स के एट द सिस्टम दैट हैज़ कैपेसिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई फंक्शनली इक्विवेलेंट एंड टू इनिशिएट एंड गाइड द बिहेवियर। कि इनकी वजह से जो है किस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई को लेते हो उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो किस तरीके से जो है डिफरेंट किस्म के बिहेवियर को परफॉर्म करते हो, या वो जो आपकी ट्रेड्स है दे हैव द कैपेसिटी के जो है वो ओवरऑल स्टिमुलाई को जो है वो इक्विवेलेंट कर सके और उसकी वजह से जो है वो कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को जो है वो इनिशिएट करवा सके। ऑलपोर्ट ने जो है वो दो टाइप्स जो है वो ट्रेड्स की बताई, एक इंडिविजुअल ट्रेड्स और दूसरी कॉमन ट्रेड्स। ने कहा इंडिविजुअल ट्रेड्स होती हैं स्पेसिफिक होती हैं और एक पर्सन को दूसरे से जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं, जबकि कॉमन ट्रेड्स में दिखाते हैं वो ट्रेड्स हैं जो सबके अंदर जो है वो कॉमन ट्रेड्स में इसने कहा कि उसमें ये वो ट्रेड्स आ जाती हैं जो सबके अंदर जो है वो कॉमन होती हैं। फिर इसने फर्दर इंडिविजुअल ट्रेड्स के अंदर तीन ट्रेड्स का जो है वो जिक्र किया, कार्डिनल ट्रेड्स का। लेटर अपनी थ्योरी में इसने ट्रेड्स का जो है वो रिप्लेस कर दिया वर्ड डिस्पोजिशन से। कार्डिनल जो है वो डिस्पोजिशन ने कहा कि वो यूनिक और रेयर ट्रेड्स आती हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को डोमिनेट करती हैं बाकी लोगों से जो है वो, जैसे आपकी एम्बिशन वगैरह। सेंट्रल डिस्पोजिशन में कहा इसने कहा कि ऑलपोर्ट साहब ने कि इसमें वो ट्रेड्स आ जाते हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को जो है वो फॉर्म करती हैं, मेन ट्रेड्स आ जाती हैं। हर इंसान के अंदर जो है वो डिफरेंट हो सकती है इसकी डिग्री, जैसे आपकी जो है वो बेसिक पर्सनैलिटी फाउंडेशन ऑनेस्टी देख लें, इंटेलिजेंस देख लें, तो ये हर पर्सन के अंदर जो है वो वेरी कर सकती है। स्कैंडी डिस्पोजिशन में कहा कि जो है इसमें वेरी कॉमन ट्रेड्स आ सकती हैं, लेकिन आपकी डायरेक्ट पर्सनैलिटी को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती। नहीं पर्सन में हो सकता है ये ट्रेड्स जो है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेजेंट हो या कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में प्रेजेंट हो, आगे पीछे जो है वो ना हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के तो एंजाइटी होना या इम्पेशेंस शो करना ड्यूरिंग जो है वो वेटिंग इन अ लाइन।
फिर नेक्स्ट आता है कि कॉमन ट्रेड जो हमने बात की कि जो उसने कहा था कि प्रेजेंट होती है सबके अंदर जो है वो अप टू सर्टेन डिग्री, जैसे सोशलाइजेशन या डोमिनेंस पर। फिर नेक्स्ट जो है वो ऑल्पोर्ट ने एक टर्म यूज़ की, प्रो प्रायोर जो है वो स्ट्राइविंग से कहा था कि हर इंसान का एक सेल्फ इमेज होता है और वो अपने सेल्फ इमेज को मेंटेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर परफॉर्म करता है। वो जो मोटिवेटेड बिहेवियर जो अपनी उस इमेज को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है उसे आप कहते हो प्रो प्रायोर स्ट्राइविंग। फिर अबंडेंसी मोटिवेशन की बात की, उसने कहा कि जो आप पर्सन के अंदर वो पोटेंशियल वो एबिलिटी जो उसके अंदर ज़्यादा होती है वो उसको मोटिवेट करती हैं डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के, एज़ कम्पेयर टू वो एबिलिटी जो उसके अंदर कम होती है। ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में एक और टर्म की यूज़ की, फंक्शनल ऑटोनॉमी की। ऑलपोर्ट का ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस चाइल्डहुड है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन या डिसाइड करते हैं। उसने कहा जो आपकी करंट मोटिवेशन है, जो करंट सिचुएशन है वो आपकी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करती है और वही आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन करती है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आ जाता है कैटल फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। कैटल ने कहा था कि पर्सनैलिटी क्या है, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स है। इसने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया कि पर्सनैलिटी व्हाट डिफाइन किया इन टर्म ऑफ दैट विच परमिट अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। यानी एक पर्सन एक गिवन सिचुएशन में किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसकी जो है वो उसको उसने कहा कि पर्सनैलिटी को उसने उस टर्म में जो है वो डिफाइन किया कि विच परमिट के वो सारे बिहेवियर पैटर्न, वो सारी चीज़ें जो एक पर्सन को बताती हैं या उसको परमिट करती हैं कि वो किस तरीके से जो है वो या उसको प्रिडिक्ट करने में बताती हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसको आप कहते हो पर्सनैलिटी। इनसे फर्दर जो है वो ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट या रेटिंग स्केल जो है वो यूज़ किए, जिसके थ्रू जो है वो इतने पर्सनैलिटी जो है वो ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किए। इसने दो तरह की मेन ट्रेड्स का दिखाया, एक सरफेस ट्रेड का और दूसरा सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड में कहा आता है वो सारे आपके बिहेवियर पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी जिनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसमें ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है, उसको इसने सरफेस ट्रेड का नाम दिया। और वो सारी ट्रेड्स जिनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जिनमें ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं, उसमें को इसने नाम दिया सोर्स ट्रेड का। सर्विस ट्रेड में जैसे जो है वो फॉर्मिंग, फ्रेंडशिप, स्टडिंग, ईटिंग, रोमिंग, ये सारी सर्विस ट्रेड आती हैं जिनको इजीली ऑब्जर्व किया जाता है। सोर्स ट्रेड में आ जाता है एक पर्सन जो है वो की जो है वो जैसे ट्रस्ट ट्रस्टिंग या सस्पिशियसनेस, रिलैक्स या टेंस, ये आ जाती है सोर्स ट्रेड। फिर इसके अलावा कैटल ने कुछ कॉमन सोर्स ट्रेड्स का जो है वो जिक्र किया, जैसे जो है वो शीज़ोथाइमिया वर्सेस अफेक्टोथाइमिया। शीज़ोथाइमिया के एक पर्सन का जो है वो कितना जो है वो इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, जबकि अफेक्टोथाइमिया में जो है वो नॉर्मल मूड आ जाता है। एक तरफ एबनॉर्मल मूड दिखाया और दूसरी तरफ नॉर्मल। इस तरह जनरल मेंटल एबिलिटी वर्सेस मेंटल डिफेक्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस इमोशनल इंस्टेबिलिटी या डोमिनेंस वर्सेस सबमिसिव, एक पर्सन कितना डोमिनेंट है या कितना सबमिसिव है। फिर इसके अलावा जो है वो कैटल ने कुछ और ट्रेड्स का जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स का। ये वो ट्रेड्स हैं जो आपकी हेरिडिटी जो डिटरमाइन की जाती है बेसिकली थ्रू हेरिडिटी इन्फ्लुएंस। इन्वायरमेंटल ट्रेड्स में दिखाई, इसमें वो ट्रेड्स आते हैं जो दैट डिटरमाइन किए जाते हैं बाई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। यानी इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट जो है वो ये वेरी कर सकती है, या इन्वायरमेंट जो है वो ये चेंज हो सकती है। डायनामिक में दिखा, इसमें वो ट्रेड्स आते हैं जो कीप ऑन चेंज होते हैं, जैसे एक पर्सन कभी डोमिनेंट होगा कभी सबमिसिव। एबिलिटी एंड कैपेसिटी ट्रेड्स में कहा, इसमें वो ट्रेड्स आती हैं जो बेसिकली कि एक इंसान के अंदर पोटेंशियल कितना है, एबिलिटीज़ कितनी है पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करने के लिए, उनको उसने जो है वो एबिलिटी या कैपेसिटी ट्रेड्स का जो है वो नाम दिया। फिर नेक्स्ट ये दो तरह की जो है वो ट्रेड्स का जिक्र किया, एक अर्ज और दूसरा मेटा अर्ज। ये दोनों बेसिकली मोटिवेशनल ट्रेड्स हैं। अर्ज में हमारी वो सारी इनेट डिस्पोजिशन, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो आ जाती हैं, जो हमें बताती हैं कि आपने एक पर्सन को बताती हैं कि किस तरीके से एक सिचुएशन में रिएक्ट करना है, उसको उन इनेट डिस्पोजिशन को उसने अर्ज का नाम दिया। और जो वो सीखता है एनवायरनमेंट से, लर्न करता है, उसको जो है वो उसने मेटा अर्ज का जो है वो नाम दिया। फिर नेक्स्ट ये कुछ मेजरमेंट्स बताएं कि पर्सनालिटी को जो है वो किस तरीके से मेजर किया जा सकता है। इसमें सब्जेक्टिव मेथड आ जाता है, ऑब्जेक्टिव मेथड आता है और प्रोजेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड में जो सब्जेक्टिव नेचर होता है, मतलब सब्जेक्ट खुद से रिपोर्ट करता है अपनी पर्सनालिटी के बारे में। इसमें इंटरव्यू आता है, केस हिस्ट्री आता है, ऑटोबायोग्राफी आता है। इसमें पर्सन को कहा जाता है कि अपनी लाइफ के लिए आते हैं या अपनी पर्सनैलिटी के लिए आते हैं, जो वो जो है वो उस डायरी में जो है वो लिखे। क्वेश्चन में आता है, उनको डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन ये दिए जाते हैं, वो पर्सन को सॉल्व करता है, उसके अकॉर्डिंग तो आप उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो आइडेंटिफाई करते हो कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे है। ऑटोबायोग्राफी में ये होता है कि पर्सन समटाइम अपने बारे में फेक इन्फॉर्मेशन लिख सकता है, नहीं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को लिखे, वीकनेसेस को ना लिखे, या पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखे, नेगेटिव पॉइंट्स को जो है वो
ना ऑब्जेक्टिव मेथड जैसे नाम इंडिकेट का है, ये ऑब्जर्वेशनल बेस पे होता है, रहता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन हम जो है वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशनल आता है, सिचुएशनल या बिहेवियरल टेस्ट आते हैं। पर्सन को एक सिचुएशन दी जाती है, उसके बाद आप उसकी जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हो, उसके अकॉर्डिंग टू उसकी पर्सनैलिटी का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर रेटिंग स्केल में जिसमें जो है वो पर्सन को डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कहा जाता है कि स्केल के लिहाज से, रेटिंग स्केल के लिहाज से बताए कि इस टाइम उसका मूड क्या है, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उसका मूड जो है वो कैसा रहता है। इसी तरह जो सोशोमीट्री है, सोशोमीट्री में जो है वो आता है कि उसका लोगों के साथ जो है वो इंट्रैक्शन कैसे है, वो बेसिकली इसमें मेजर किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है। फिर लास्ट आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक में जो आता है, इसमें बेसिकली आपके पास जो ऊपर हमने सब्जेक्टिव मेथड यूज़ की जिक्र किया था, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव मेथड आते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या जो आपके पास जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड में सब्जेक्टिव, इसमें आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है वो टेस्ट स्केल हो सकते हैं। जबकि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इसमें इंटरप्रिटेशन जो है वो समटाइम जो है वो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होते, कोई यस नो वाले क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि डिफरेंट किस्म की इमेजेस जो है या पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उससे जो है एक पर्सन की जो है या डिफरेंट किस्म के वर्ड्स जो है वो उसको सेंटेंसेस दिए जाते हैं कि वो उनको कंप्लीट करे, तो उससे आप उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में बताया, रॉचर्ड इंक ब्लॉक टेस्ट, थीमेटिक जो है वो परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड ड्रीम जो है वो एनालिसिस। फिर ये नेक्स्ट आपके पास रॉचर इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो दिखाया हुआ है। फिर नेक्स्ट ये थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट दिखाया है, जिसमें डिफरेंट किस्म की इमेजेस या पिक्चर दिखाई जाती हैं, जिसमें कोई ना कोई स्टोरी या कोई आपको एक स्टोरी क्रिएट की होती है, या कोई चीज़ होती है जो आपको कुछ दिखाती है। तो उस लिहाज से पर्सन को कहा जाता है कि इस पिक्चर को देख के आपने एक स्टोरी बतानी है कि इस पिक्चर में जो है वो क्या हो रहा है, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी को जो है अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर एक आता है वर्ड एसोसिएशन जो है वो टेस्ट। इनमें बेसिकली पर्सन को जो है वो डिफरेंट किस्म के वर्ड्स बोले जाते हैं, उसको कहा जाता है आपने एक वर्ड सुनने के बाद इस वर्ड के लिहाज से आपके माइंड में जो भी कुछ है, जो भी फर्स्ट माइंड में थॉट आती है, आपने वो बताना है, तो उसके से जो है वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट ये कुछ टाइप्स बताइए पर्सनैलिटी की इन रिलेशन टू सिकनेस। एक होती है स्टेबल पर्सनैलिटी, जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, बैलेंस पीपल होते हैं, डिसऑर्गेनाइज नहीं होते सिकनेस में। दूसरी आ जाती है न्यूरोटिक पर्सनैलिटी, ये वो लोग होते हैं जो हाईली इमोशनल होते हैं और एंशियस पीपल है। हिस्टोरिक में पर्सनैलिटी में इसमें वो लोग आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, उनको जो है वो दूसरों की हर वक्त अटेंशन जो है वो चाहिए होती है। उस अटेंशन को गेन करने के लिए वो समटाइम चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के जो है वो दूसरे लोगों से मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए आया, तो ढेर सारी ज्वेलरी और जो है वो ब्राइट कलर इस तरह के जो है वो ड्रेसिंग करके जो है वो आएगा। एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी आते हैं। एक्सट्रोवर्टेड जो सोशल ज़्यादा होते हैं, इंट्रोवर्टेड जो है वो कम सोशल होते हैं, कम टॉकटेटिव होते हैं। फिर नेक्स्ट एक मेयर जो है वो ब्रिज जो है वो पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर जो है वो दिखाया। बेसिकली सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है जो डिज़ाइन की है, जिससे आप इंसान की पर्सनैलिटी को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ या प्रेफरेंसेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें 4 तरह के आपको पास लोग बताए हुए हैं। पहले वो लोग जो है जो ज़्यादातर जो है वो अपने लिए जीते हैं, अपनी नीड्स को बिफोर अदर्स, दूसरों के नीड्स का बाद में सोचते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं। सेकंड में वो लोग बताएं जो ज़्यादातर दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, सफरिंग कम करते हैं। थर्ड में वो बताया जो ज़्यादा फन एंड एन्जॉयमेंट को पसंद करते हैं, फन लविंग जो है वो ज़्यादा होते हैं। थर्ड में ये बताया हुआ है जिनको लाइफ, जिनके ख्याल में लाइफ डज नॉट हैव एनी मीनिंग एंड दे बिलीव इन जो है वो नथिंग। अब इसमें जो ये आपको ESFTFP बताया, इसके आगे जो है वो ये डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। ई से एक्सट्रोवर्टेड, एस से सेंसर, टी से थिंकर, जी से जजर, आई से इंट्रोवर्टेड, एन से इंट्रूसिव, एफ से फीलर एंड परसीवर। ये मैं जो है मैं ब्रिज पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज जो है वो आपके ऐड किए। इसके साथ जो है वो हमारा पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।